हेलो बच्चों। तो उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी फ़िलहाल में आपने मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन दिए होंगे दिवाली से पहले, और अब जैसे-जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएँगे, आपके मिड फरवरी आते-आते आपको सिलेबस भी आपको पूरा करना है, साथ में मिड फरवरी में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएँगे। तो साथ-साथ में आपकी प्रैक्टिस जो है वो लगातार चलती रहनी चाहिए, ताकि आपका सिलेबस जैसे ख़त्म होगा, तो आप पीछे से प्रिपरेशन भी करते चले आएँ, है ना? तो इनकी प्रिपरेशन, पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है आप सैंपल पेपर से होके गुजरें, है ना? सैंपल पेपर आपको पूरे सिलेबस की जानकारी देता है ना? क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन जो हैं फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, तो एक पूरा पैटर्न जो है आपको दिखाई देता है। क्योंकि सैंपल पेपर करने का फ़ायदा ये भी है, क्योंकि जो 9th क्लास में आप जो भी पेपर पैटर्न है, वो सेम पेपर पैटर्न जो है 10वीं के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में भी है। इसीलिए आप जब तक 9th के क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको एक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जब 10वीं में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए मिलके हम लोग सॉल्व करेंगे 9th का एक सैंपल पेपर, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा रिलीज़ किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, और ये पूरी तरीके से बेस्ड है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी, और साथ-साथ में जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे क्लास 10th में, उस पैटर्न पे बेस्ड। पैटर्न आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है, ठीक है? तो चलते हैं पीडीएफ की ओर, और साथ में जो है हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र द्वारा, एनसीटी दिल्ली द्वारा रिलीज़ किया गया है ना? पूरी तरीके से बेस्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी और साथ-साथ में सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे। तो इसमें कुल 39 क्वेश्चन्स होंगे। बोर्ड में भी आपके कुल कितने क्वेश्चन्स होंगे? 39 क्वेश्चन्स होंगे, जिसमें ये जो 39 क्वेश्चन्स हैं, वो आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है? पहले वाले सेक्शन में देखो, पहले वाले सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन्स दिखाई देंगे, वो सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे होंगे? एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, है ना? और जो कि आपको 1 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सेक्शन बी जो होगा वो 21 से 26 तक होंगे, और ये सभी के सभी कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही जो सेक्शन सी रहेगा, वो सेक्शन सी 27 से 33 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना? और ये कितने क्वेश्चंस का रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा? तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद जो सेक्शन 4 है, सेक्शन डी है, ये 30, 34, 35, 36 3 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये प्रत्येक 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है, वो 37, 38 और 39 3 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन जिसमें आपको एक स्टोरी दी जाएगी या एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें से आपको आंसर्स चुनने होंगे। 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, और उसके आंसर्स आपको चुनने पड़ेंगे, है ना? तो आज के इस वीडियो में आप सेक्शन ए, है ना, सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले को किस तरीके से डील करना है, कौन से ऑप्शंस को आपको रखना है, कौन से ऑप्शंस को डिलीट करना है, ये वाले क्वेश्चंस जो है आज अब तकनीक जो है इसमें सीखेंगे हम लोग सेक्शन ए में। तो आइए चलते हैं तो सेक्शन ए की तरफ, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि ठोस द्रव और गैस पदार्थ के बीच समानता यह है कि वे, है ना? आपको तीनों में समानता आपको बतानी है, सिमिलैरिटी आपको बतानी है। पहला है स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है, ए और बी दोनों निश्चित आकार का रखता है। अब नीचे वाले अगर डी ऑप्शन की तरफ जाओ, तो निश्चित आकार रखता है, और आपने ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, और सिर्फ ठोस ही जिसमें निश्चित आकार होता है, बाकी में निश्चित आकार नहीं होता, है ना? तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो डी वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। बाकी बचा कौन सा? ए और बी दोनों। इसको देख लेते हैं कि स्थान घेरता है, बिल्कुल। तो ठोस द्रव गैस क्या है? पदार्थ की अवस्था है, और पदार्थ की परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, और द्रव्यमान रखते हैं। तो ए और बी दोनों हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1000 ml पानी में घोला जाता है, मतलब 1 लीटर पानी में घोला जाता है, तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। यह अवलोकन इंगित करता है कि, अब देखिए, इन्होंने कहा है कि आपके पास
कोई 1 लीटर का बर्तन है, इस 1 लीटर में मान लीजिए कि ये बर्तन है और इसमें 1 लीटर जल भरा हुआ है, कोई बर्तन है जिसमें 1 लीटर जल भरा हुआ है ना, इस तरीके से। अब इस 1 लीटर जल में, इस 1 लीटर जल में कितना पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है? 1 लीटर जल में क्या डाला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। मान लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट है। जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो इसका जो लेवल है वो यहीं का यहीं रहा। इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं इसके अंदर छुप गया होगा, है ना? अगर ये कहीं न कहीं इसके अंदर छुपा है तो इसका मतलब क्या है कि इन कणों के बीच में रिक्त स्थान रहा होगा, तभी तो छुप गया होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? आपने पदार्थ के कणों की विशेषताएँ पढ़ी होंगी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और 2 कणों के बीच में स्थान पाया जाता है, ठीक है? और साथ में ये ऊर्जा यानी कि लगातार जो है गति करते रहते हैं, है ना? जहाँ पे ठोस में कम गति होती है, द्रव में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। तो इसका उत्तर देखिए, पहला वाला ऑप्शन कहता है कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सूक्ष्म कण समावेशित हो जाते हैं। सही बात है, तो पहला उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है? तो आसान बन जाता है जब आपको थोड़ा-सा अगर कॉन्सेप्ट आपको पता हो, ठीक है? तो दूसरे का जो है पहला ये हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन-सा द्रव गैस एरोसोल नहीं है? ठीक है? अब इसके लिए तो आपको एरोसोल के बारे में पता होना चाहिए कि एरोसोल क्या है, तब आप द्रव गैस एरोसोल के बारे में बात करेंगे, ठीक? तो एरोसोल क्या है? एरोसोल एक प्रकार है किसका? एरोसोल एक प्रकार है कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन का, आपने कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा होगा, है ना? कोलाइडी विलयन अगर आपको याद हो तो आपने मिश्रण पढ़ा होगा, तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मिश्रण है वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? याद होगा किसी को, है ना? जैसे पहला हो जाएगा क्या? समांगी मिश्रण और दूसरा क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी 2 तरीके के मिश्रण होते हैं, आपको याद होगा सभी को, सभी जानते ही होंगे, है ना? और ये विषमांगी मिश्रण जो है आगे 2 प्रकार होता है, कौन-कौन सा? एक को हम लोग बोलते हैं निलंबन, एक को हम निलंबन बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? कोलॉइडल विलयन, कोलॉइड, ठीक है? तो 2 प्रकार के होते हैं, कोलॉइडी और निलंबन, ठीक है? अब अब ये जो कोलॉइडी विलयन है ना? ये कोलॉइडी विलयन, कोई भी विलयन जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या? एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में रहता है, विलायक जिसमें घोला जाता है विलेय पदार्थ को। तो कोलॉइडी विलयन में जो विलेय और विलायक पदार्थ होते हैं, इनका नाम अलग-अलग होता है। जो विलेय पदार्थ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण, इनको हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण प्रावस्था, इनको बोलते हैं परिक्षेपण प्रावस्था, जबकि इसको क्या बोलते हैं? परिक्षेपण परिक्षेपण माध्यम, ठीक है? परिक्षेपण माध्यम। अब इन्हीं के परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पे डिपेंड करता है कि जो कोलॉइडल विलयन होगा उसका क्या प्रकार होगा, है ना? कोलॉइडल विलयन जो है वो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, है ना? उनके आधार पर, इन्हीं परिक्षेपण और प्रावस्था और माध्यम के आधार पर। जैसे अगर आपको कुछ याद हो, जैसे कि सॉल्ट, है ना? सॉल्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा या आपने जेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? ये, या फिर इसके अलावा एरोसोल, ठीक है? एरोसोल। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? कोलाइडल विलयन के प्रकार हैं। ये तो बनेंगे कैसे? जहाँ पे परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या-क्या हों। जैसे मान लीजिए कि अगर परिक्षेपण प्रावस्था कैसा है? ये कैसा हो सकता है? द्रव हो सकता है और माध्यम कैसा हो सकता है? गैस हो सकता है। तो ये जो विलयन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोसोल बोल देंगे, है ना? या यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ठोस अवस्था भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। ठोस जो है वो किसमें? गैस में, है ना? विलय हो जाएगा। इसको भी हम लोग एरोसोल बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि द्रव गैस एरोसोल नहीं है, तो जो द्रव गैस एरोसोल नहीं है इनमें से कौन-सा होगा? मतलब कि जो परिक्षेपण प्रावस्था आपको देखना है, तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो कुहासा, बादल और कोहरा 3 ऐसे हैं जो द्रव गैस एरोसोल हैं। बाकी जो धुआँ है, धुआँ को इंग्लिश में क्या? स्मोक, या जो स्मोक है ये द्रव गैस एरोसोल नहीं है। किसका बना हुआ है? ये ठोस और गैस का एरोसोल है, ठोस गैस का बना होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? तो इनके पीछे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए।
है ना, तब आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि Na2CO3 में मौजूद आयन है। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। आप देखेंगे कि सोडियम और कार्बोनेट आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि जो आयन्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो इसमें दो तरीके के आयन्स होंगे, एक सोडियम आयन होगा और दूसरा क्या कौन सा होगा? कार्बोनेट आयन, है ना। आपको पता है कि कार्बोनेट की संयोजकता जो है 2 होती है, यानी कि इसका जो आयन होगा वो 2 डाई नेगेटिव होगा और इसका 1 होता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। जब 6 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा, कि अगर आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो आप देखोगे कि इस अभिकारक और उत्पाद में, है ना, दोनों में कुछ समानता होगी। जैसे इन्होंने कितना लिया था? 6 ग्राम कार्बन लिया था, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना लिया था? ऑक्सीजन लिया था 16 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 22 ग्राम। तो 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 22 ग्राम। तो सिमिलरली आपको बताने की, यदि 6 ग्राम कार्बन है और 30 ग्राम ऑक्सीजन में इसको जलाया जाता है तो कितना उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा? 36, है ना। ये कैसे हुआ? ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो उसी के आधार पर जितने जितने जो है पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही उत्पाद भी बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है किस पे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। साथ साथ में इसको लिखते भी जाइए आप अपने हिसाब से, है ना, जो जो पॉइंटर हैं, तो आपको साथ साथ में पूरी जो सिलेबस है वो भी आपका कवर होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। पहला है परमाणु एक अविभाज्य कण है। आपको गलत बताना है ना, गलत बताना है आपको। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है क्या? बिल्कुल है, ये तो सही बात है ना। परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये तो सही बात है कि नहीं? ये किसने कहा था परमाणु एक अविभाज्य कण है? किसने कहा था? ये कहा था डाल्टन ने, है ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि डाल्टन ने यही कहा था कि परमाणु अविभाजित है ना, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जितनी भी स्टडी हुई उसमें पता चला कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं, है ना, जिसको अब परमाणु कहा जाता है ना, या सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वही सारी चीज़ों को करते हैं। तो परमाणु का अविभाज्य कण है ना। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये तो सही बात है ना, ये क्या है? सही है। तो परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से गलत आपको बताना है। एक अविभाज्य कण है, सही बात है कि नहीं? इसको समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो ये गलत होगा, सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये क्या बताना है? गलत बताना है कि परमाणु के अविभाज्य कण है। इन्होंने बताया है कि परमाणु के अविभाज्य कण है, तो क्या हो जाएगा? परमाणु तो विभाजित कण है ना, तभी तो उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, समग्र रूप से परमाणु उदासीन होते हैं। समग्र रूप से परमाणु उदासीन नहीं होते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है, न्यूक्लियस, है ना। जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आप पढ़ेंगे कि नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु का पूरा मास यानी कि द्रव्यमान केंद्रित रहता है कहाँ पे? बीच में, सेंटर में, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। तो ये वाला कथन जो है सही है। तो ऊपर के दो कथन जो है गलत हैं, और इनमें ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। जब भी आप करें तो इसको सही कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी तत्व के परमाणु में m कोश में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तत्व की परमाणु संख्या होगी। ठीक है, m कोश की बात कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या ये रहता है ना, परमाणु के नाभिक में परमाणु में क्या रहता है? नाभिक बीच में, और उसके चारों ओर
इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं निश्चित पथ को क्या नाम दिया गया? अलग अलग नाम दिया गया, n बराबर 1 2 3 4 5 जितने होंगे, है ना। तो इनमें जैसे ये पहला वाला हो जाएगा, तो पहले वाले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? k शेल बोल देंगे। उसके बाद दूसरे वाले को हम लोग क्या बोल देंगे? l शेल बोल देंगे। और तीसरे वाले को हम लोग क्या बोल देंगे? m कोश बोल देंगे, शेल या कोश। और इसके बाद n, ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है ना। तो इसमें आप देखोगे तो k में मैक्सिमम कितने, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। l में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। m में, अब देखिए m में इसमें कितना दिया हुआ है? 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना। तो टोटल आप काउंट कर दें कितना हो जाएगा? 2 8 और 3। तो 2 8 और 3 कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा यहाँ, जो कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में राइबोसोम की भूमिका है। राइबोसोम की क्या भूमिका रहती है? राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में कहाँ पे? एक तो कोशिका द्रव्य में फैले रहेंगे और दूसरा कहाँ पे? अंतःप्रद्रवी जालिका के पास, ठीक है, या उसके ऊपर। तो इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थान रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें आपको अगर याद करनी है तो श्वसन का स्थान कहाँ पे होता है? तो श्वसन का स्थान होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे होता है? तो हरित लवक। ठीक है, तो श्वसन का स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कुछ दूसरे वाले पेपर में या फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि श्वसन का स्थान कहाँ होगा, तो इसको याद रखें आप। तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे होगा? तो इसका नाम याद रखेंगे आप लोग, हरित लवक। ठीक है, प्रोटीन पैकेजिंग का स्थान तो हो जाएगा गोल्जी उपकरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। श्वसन का स्थान हो गया, या बिजली घर, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान हरित लवक, या फिर क्या बोल सकते हैं? हरित लवक, या फिर जो किचन है ना, किचन बोलते हैं इसको, रसोई घर भी बोला जाता है। ठीक, बाकी ये चीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल का तना किस उपस्थिति के कारण पानी में तैरता है? अब ये इसमें देखिए इसके ऑप्शंस एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आपने पादप ऊतकों के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। पादप ऊतक जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगर किसी को याद हो तो याद कीजिए कि पादप ऊतक हमने या आपने जो है पढ़ा होगा कि पहला हो जाएगा क्या? विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक ऐसे ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार क्या करती रहती हैं? विभाजित होती रहती हैं। और दूसरा क्या था? दूसरा था स्थायी ऊतक, जिनकी कोशिकाएं जो है विभाजित नहीं होती एक समय के बाद, है ना। अब ये स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? कौन कौन से प्रकार के होते थे? एक तो हम लोग सरल स्थायी ऊतक बोलते थे, और दूसरे को क्या बोलते थे? दूसरे को जटिल स्थायी ऊतक बोला जाता था, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक में 3 आपने ऊतकों के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से? पहला हो जाएगा पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा ऊतक। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक। ठीक है, और जटिल ऊतक में आपने 2 ऊतक के नाम पढ़े होंगे। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा जाइलम, और दूसरा क्या हो जाएगा? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम 2 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पादप ऊतक की संरचना रहती है। ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि उपस्थित पानी में तैरता है, तो जो ये पैरेनकाइमा है इसमें आपने पढ़ा होगा, जो पैरेनकाइमा है ये ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको क्या बोला जाता है? क्लोरेनकाइमा। उनको क्या बोला जाता है? क्लोरेन काइमा। ठीक है, और ऐसे जो जिन पैरेनकाइमा ऊतक में क्या बीच बीच में एयर कैविटीज पाई जाती हैं, है ना, वायु कोश पाए जाते हैं, वायु भरी रहती है ना, उसको हम लोग एरेनकाइमा कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। तो ये पैरेनकाइमा के ही प्रकार हैं। तो
एरनकाइमा क्या करता है, जलीय पादपों में पाया जाता है जो कि इसको तैरने में मदद करता है ना, पौधे को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमल की तरह किसमें उपस्थिति में तैरता है, तो एरनकाइमा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एरनकाइमा इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब देखिए हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फायदा ये है कि आप लगातार पुराने वाले जो चैप्टर है पूरी तरीके से आप उसको सम अप कर सकते हैं ना, समरी टाइप भी आपको याद होती चली जाएगी और आगे वाले क्वेश्चंस में भी आपको फायदा मिलने वाला है ना। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ टिक करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की एक समान गति को दर्शाता है। एक समान गति किसे कहते हैं, अगर आप गति की परिभाषा देखें तो गति क्या है कि जब भी कोई वस्तु समय के साथ, है ना, जब भी कोई वस्तु समय के साथ, मान लीजिए कि कोई वस्तु ए पर थी, है ना, और कुछ समय बाद वो कहाँ पे पहुंच गई, बी पे, और कुछ समय बाद वो कहाँ पे पहुंच गई, सी पे पहुंच गई, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वस्तु गति में है। ठीक है, समय के साथ अगर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम बोलते हैं कि वो गतिमान है, गति कर रही है। ठीक, और अब एक समान गति क्या है, मान लीजिए वो है ये इस ए और बी के बीच में कितना दूरी है, 100 मीटर की दूरी है, बी और सी के बीच में भी कितनी 100 मीटर की दूरी है। ये उसको 5 मिनट में कवर कर लेता है और ऐसे ही बी और सी में भी 5 मिनट में कवर कर लेता है। मतलब समान समय अंतराल पर समान दूरी अगर वो तय करता है तो उसकी गति जो होगी वो कैसा होगा, एक समान गति होगी। इन सभी ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट बताता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, है ना, समान अंतराल पर समान दूरी तय करता है ना, कुछ इस तरीके से। तो एक ही ऑप्शन आपका होने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी गति कितनी होगी। टी समय में एस दूरी तय करती, गति, तो गति या चाल, है ना, गति या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर हम दूरी को s से डिनोट करेंगे तो s बटे कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और v चाल को हम लोग क्या लिख देते हैं, v बराबर, तो v बराबर s बटे t। ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को, v बराबर s अपॉन t, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि एक लड़का चलती ट्रेन में सिक्का उछालता है उसके और जो उसके पीछे गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन चल रही है, सही बात है, ट्रेन चल रही है तभी तो। अब वस्तु ट्रेन जो है आगे की ओर चल रही है, यहाँ पे जो है लड़का इस ट्रेन के अंदर होगा कहीं, है ना। जैसे ही ये सिक्का उछालेगा ऊपर को, सिक्का जैसे ही ऊपर उछालेगा तो ये अब देखिए ट्रेन ट्रेन तो गति कर रहा है एक दिशा में, वैसे ही लड़का भी तो उसके सापेक्ष गति कर रहा होगा ट्रेन पे, है ना। लेकिन जैसे ही जो कॉइन है उसके हाथ से छूट जाती है तो वो तो गति नहीं कर रहा है, गति कौन कर रहा होगा, ट्रेन, और साथ में जो लड़का होगा, है ना, तो वो पीछे की तरफ जाके गिरेगा, है ना। तो वह किसकी वजह से, तो त्वरित गति से। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई वस्तु किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, है ना, निश्चित वेग से गति करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना। वेग परिवर्तन की दर को आपने क्या पढ़ा होगा, त्वरण। तो ये जो होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरित गति से। समझ आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। वस्तु जिसमें तुलनात्मक रूप से सबसे कम जड़त्व होता है। जड़त्व आपने पढ़ा होगा कि जड़त्व की जो माप है वो कौन होता है, जड़त्व, द्रव्यमान। तो जितना वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उसका जड़त्व भी होगा, है ना। जड़त्व से संबंधित एक प्रथम नियम भी है, या न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी है, जिसको हम लोग न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको देखना है कि तुलनात्मक रूप से सबसे कम जड़त्व किसमें होगा, जो सबसे कम द्रव्यमान जिसमें होगा। इन सभी में अगर देखोगे तो लोहा, प्लास्टिक, कागज, थर्माकोल, है ना। कागज, आप देखो लोहा तो बहुत ज्यादा भारी होगा, है ना, उसके बाद प्लास्टिक का द्रव्यमान भी सबसे ज्यादा होगा, है ना, इसके कंपैरिजन में। फिर कागज और थर्माकोल, इन दोनों में देखेंगे तो थर्माकोल की जो गेंद होगी वो साइज, सभी का अगर साइज सेम हो तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। अब गुरुत्वाकर्षण आपको पता है कि कोई भी, यानी कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो वस्तु आपस में एक दूसरे की ओर, कोई भी वस्तु जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, दो पिंड वस्तु अपनी ओर खींचती है एक बल के कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। ये एक आकर्षण बल होता है।
ठीक है, पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रखा है, तो जी बराबर, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कितना रहता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये जी का मान आपने पढ़ा होगा, है ना। ये कहाँ पे रहता है, धरती के सरफेस पे, है ना, अर्थ के सरफेस पे रहेगा, पृथ्वी के सरफेस पे। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, और ध्रुवों से जैसे ही हम कहाँ पे विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो अब परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, अब परमाणु भट्टी आपके बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे परमाणु से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, या तो परमाणु को जोड़ना या परमाणु को तोड़ने से एक एनर्जी निकलती है ना। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। आपने नाभिकीय संलयन के बारे में सुना होगा, है ना, नाभिकीय संलयन, तो यही नाभिकीय ऊर्जा है। तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों में चलाने के लिए किया जाता है, कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, संपीड़ित स्प्रिंग में होती है। संपीड़ित स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से, जब वो कैसा होगा, ऐसा, है ना, इस तरीके का। इसमें अब देखोगे कि ये स्थिति के कारण एक जो है ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसका मान या जिसको हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है mgh, ठीक है। और जैसे ही इसको रिलीज कर देंगे, संपीड़ित को अगर हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये गति अवस्था में आ जाएगी और गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो अभी इन्होंने सिर्फ संपीड़ित स्प्रिंग में पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, स्थितिज ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो पहले वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको करने हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये आपके बेस्ड हैं किस पे, कथन कारण आधारित प्रश्न होते हैं, असर्शन रीजन वाले होते हैं, जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे, उन स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो अगर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका ऑप्शन लगा देंगे ए। अगर दोनों सही हैं और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर ए सही है बी गलत है, तो क्या हो जाएगा, मीन्स ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर ए ही गलत है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपको बाकी का पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में अब देखिए कि अभिकथन पहला दिया है कि जल की परमाणुकता 3 है, ठीक है। जल की परमाणुकता 3 है, मतलब जल का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना। अब H2O में कितने कितने ये जो जल का अणु है, इसमें कितने परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3। तो पहला कथन तो अभिकथन तो सही है। दूसरा क्या बोलता है कि परमाणुकता एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या है, बिल्कुल सही बात है ना। परमाणुकता एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या ही तो होती है, तभी तो हमने कहा कि परमाणुकता कितनी है, 3। तो दोनों के दोनों सही है, और रीजन जो है वो किसका है, किसका रीजन है, ए का सही रीजन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा, जाइलम एक संवहन ऊतक है, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू है, सही बात है। और जो पौधे में पानी और खनिज का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, सही बात है। दोनों कथन सही हैं, और पहला दूसरे का सही रीजन भी है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहने जाते हैं, सही बात है। सुरक्षा बेल्ट यानी कि सीट बेल्ट लगाते हैं, है ना। आपने कार में देखा होगा, बस में ड्राइवर को देखा होगा, या ट्रक ड्राइवर को देखा होगा, सभी लोग लगाते हैं इसको, ठीक है। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहने जाते हैं, सही बात है। सुरक्षा बेल्ट हमारे शरीर पर एक बल लगाती है जो हमें आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देती है, सही बात। मान लीजिए कि ये हम गाड़ी जो है आगे की ओर जा रही है, तो हमारा शरीर भी आगे की ओर गति की दिशा में ही चलेगा। लेकिन सीट बेल्ट क्या होगा, सीट बेल्ट हमको पीछे की ओर, है ना, पीछे की ओर पुश करेगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे अचानक से ब्रेक लगता है या किसी पे जाके टकराता है, तो क्या हमारा शरीर भी आगे की ओर जाना चाहेगा, लेकिन सीट बेल्ट क्या करेगा, उसको पीछे की ओर धकेल देगा, जिससे हमारी गति जो है वो धीमी हो जाएगी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, और पहले को सही भी ठहराता है, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि सोयाबीन एक खरीफ फसल है, सही बात है। खरीफ फसल ऐसे फसल होते हैं जो जून जुलाई यानी कि बारिश के टाइम पे लगाए जाते हैं और काटे जाते हैं लगभग
कब अक्टूबर नवंबर के आसपास, है ना। तो ये हो जाएगा, तो पहला तो ठीक है। दूसरा, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल जो है रबी फसल कहलाती नहीं, ये तो गलत है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद सेक्शन बी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस तरीके से कैसे लिखना है, कितने लिखने हैं, कितने पॉइंटर्स में आप लिख सकते हो, कितने बड़े आंसर्स आपको करने हैं, है ना, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक आप ये जो पहले 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, साथ साथ में हमने अलग अलग तरीके के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, तभी जो है आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक। तो तो आप क्या करें, इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इसकी, और जो भी नीडी पीपल हैं, है ना, जिनको ज़रूरत है इस तरह की क्वेश्चन पेपर को, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।